हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम कंटिन्यू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल 2026 के मेंस पेपर की प्रैक्टिस सीरीज को। इस प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत ये आपका 9th वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जिन बच्चों ने लेखपाल 2026 के मेंस पेपर का फॉर्म फिल किया है, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट नोटिस है आपके लिए। उनके लिए ऑलरेडी लिंक एक्टिवेट हो चुकी है कि आप अपनी फ़ीस काट दीजिए। फ़ीस के लिए ऑलरेडी लिंक एक्टिवेटेड हो चुका है, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगर आप फ़ीस नहीं कट करते हैं तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपकी लगभग 200 रुपये फ़ीस कटती है। इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी फ़ीस को कट कर दीजिए, जिससे कि समय पर आपका जब भी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएँ। इससे पहले और इन्फॉर्मेशन है वो भी सुन लीजिए। जिन बच्चों को करंट अफेयर्स पढ़ना है और जो करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है, और किसका करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात की जा रही है, जिसके अंतर्गत 2025 का कंप्लीट ईयर का 1 वीडियो में करंट अफेयर्स अवेलेबल है आपका। इसके साथ साथ आपका 1 जनवरी 2026 से लेकर 30 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर्स वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। क्योंकि 20 मार्क्स का पेपर आप में आना ही आना है, जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से पूछा जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके पास मात्र 15 डेज का समय बचा हुआ है, अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। हो सकता है कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे आपका एनवायरनमेंट है, उससे संबंधित वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। इसके आपके लगभग 20 वीडियोज़ हैं, जिसमें आपके यूपी PGSC और यूपी SSSC द्वारा पूछे गए PYQ को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ आपके जो पंचायत टॉपिक है उससे संबंधित पूरा का पूरा सीरीज़ अवेलेबल है चैनल पर, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। 5 वीडियो इसके अवेलेबल है, जिसके अंतर्गत 500+ क्वेश्चंस को सॉल्व कराया गया है। इसी तरह से पूरा जो कंप्लीट उत्तर प्रदेश है उसके सीरीज के साथ साथ आपके 1000 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया गया है, उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि मात्र आपके पास 15 दिन का समय बचा है, जिसके अंतर्गत आपको कंप्लीट रिवीजन करना है उत्तर प्रदेश लेखपाल 2026 के लिए। तो अब चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। एल्बर्ट बेल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटिल, लॉर्ड मोए, लॉर्ड कर्जन। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से पूछा गया है। डायरेक्ट बोला गया है कि जो एल्बर्ट बेल विवाद है उससे संबंधित कौन सा वायसराय आपका जुड़ा था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, लॉर्ड रिपन के द्वारा एल्बर्ट बेल लेकर आया गया था। कब लेकर आया गया था इनके द्वारा? तो ये 1883 ईस्वी में इसे लाया गया था। अब ये जो बिल है वो किससे संबंधित था? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जजेस से संबंधित था। जजेस की जो राइट है उनसे संबंधित ये बिल था। मतलब मान के चलिए उस समय आपके 2 प्रकार के जज थे। एक तो इंडियन जजेस थे, जो इंडियन मूल के थे, इंडियन सिटीजन के थे। दूसरे आपके यूरोपियन जजेस थे। अब ये जो यूरोपियन जजेस थे उन्हें दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त थे कि अगर कोई इंडियन सिटीजन कोई भी एक्टिविटी करता है तो उनका मामला भी ये सुन सकते थे, और साथ ही साथ में आपके यूरोपियन मामले, जो यूरोपियन सिटीजन हैं उनके भी मामले ये सुन सकते थे। लेकिन इंडियन के केस में ऐसा नहीं था, ये सिर्फ अपने इंडियन सिटीजन के बिल ही, या फिर कह सकते हैं कि जो एक्ट थे उनको सुन सकते थे। लेकिन इस बिल में क्या था कि इस बिल में प्रावधान कर दिया गया था कि जो इंडियन जजेस हैं वो इंडियन सिटीजन के साथ साथ में आपके जो यूरोपियन सिटीजन हैं उनके विवादों को भी सुन सकते हैं,
यहीं पर ये जो चीज़ आई थी, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था उस समय कि इस बिल में इस तरह से कैसे कर सकते हैं कि कोई इंडियन जजेस यूरोपियन सिटीजन का केस कैसे सुन सकता है। ये चीज़ इसके अंतर्गत बताई गई है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है इस प्रकार होगा, वो है ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड रिपन के द्वारा एल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी में लेकर आया गया था, जो बात करता है जजेस के समान अधिकारों की। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के दिव्य ज्ञान का प्रचार कहाँ से शुरू किया था? सारनाथ, महाबोधि मंदिर समूह, कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध जी के द्वारा गौतम बुद्ध धर्म के दिव्य ज्ञान का प्रचार कहाँ से प्रारंभ किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सारनाथ से। अब ये जो सारनाथ है वो कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, सारनाथ आपका वाराणसी में आपका स्थित है। महात्मा बुद्ध ने सबसे प्रथम यहीं पर अपना उपदेश दिया था। कितने लोगों को अपना उपदेश दिया था स्टार्टिंग में जो इनके शिष्य बने थे? तो 5 शिष्यों को इन्होंने सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था। वहीं अगर मैं अदर ऑप्शंस की बात करता हूं तो महाबोधि मंदिर समूह की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो आपका महाबोधि मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? गया जी में आपका स्थापित है। वहीं अगर हम कुशीनगर की बात करते हैं तो इनकी यहाँ पे डेथ हुई थी, जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं इनकी डेथ को। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। वहीं अगर हम लुम्बिनी की बात करते हैं तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है प्रचार कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1294, 1417, 1213, 1398। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछा गया है कि भारत पर सबसे पहले तैमूर ने किस वर्ष आपका आक्रमण किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 4, 1398 ईस्वी में आपके तैमूर ने यहाँ पर अटैक किया था या आक्रमण किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4। महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ किस ऐतिहासिक युद्ध में लड़े? चंद्र, खबर, हल्दीघाटी, घाघरा, पानीपत या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ किस ऐतिहासिक युद्ध में लड़े थे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप मुगल सेना के खिलाफ लड़े थे। ये जो मुगल सेना वाला क्वेश्चन है आपका, हल्दीघाटी वाला क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको ईयर भी लर्न करना है कि कब ये लड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा 18 जून 1557 ईस्वी में ये 1576 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इसकी डेट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? मदर टेरेसा, पुतलीबाई, अमृत कौर, अडा आसिफ अली। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका बदल दिया गया, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बोला गया है ग्रांड ओल्ड लेडी, हमेशा ग्रांड ओल्ड मैन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर बोला गया ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अरोड़ा आसिफ अली को कहा जाता है। अरोड़ा आसिफ अली की चर्चा कहाँ पे की जाती है? तो अरोड़ा आसिफ अली की चर्चा 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन से ये आपका संबंध रखते हैं। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भीमसेन सच्चर, इंद्रजीत, फजल अली, अशोक मेहता। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जो राज्यों का पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सर्वप्रथम कौन आपके बने थे। सही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही है आपका। फजल अली को इसका अध्यक्ष आपका बनाया गया था।
ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। इनके साथ साथ में आपके देखिए हेड तो आपको पता चल गया कि हेड कौन कौन बने थे, जबकि इसके 2 मेंबर और बनाए गए थे। उन मेंबर के नाम भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी आप लर्न कर लीजिएगा। एक तो व्यक्ति हैं आपके KM पन्नीकर, इनका नाम बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है लर्न करना। दूसरे व्यक्ति हैं HN कंजरू, इनका भी नाम लर्न कर लीजिएगा क्योंकि कई बार अक्सर करके इनसे क्वेश्चन बनते हैं। हेड कौन है आपके, फजल अली को हेड बनाया गया था। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? प्रोटेम स्पीकर अशोक मेहता, संसदीय मामलों के मंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बोला गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5। जो आपका राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि को निर्धारित करता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के जो स्पीकर के चुनाव होता है उसमें सिर्फ मेंबर ऑफ लोकसभा ही पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान रखना है, लोकसभा के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनमें से कोई एक व्यक्ति बनेगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है? जेल, सिंचाई, पुलिस, विवाह। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो राज्य सूची से संबंधित नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आपका एक है विवाह, ये आपका राज्य सूची से संबंधित विषय नहीं है। ये किससे संबंधित है फिर? ये विषय संबंधित है आपका समवर्ती सूची से। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, इम्पोर्टेंट है। जबकि जेल, सिंचाई और पुलिस तीनों ही आपके राज्य सूची के विषय हैं। अब ये राज्य सूची क्या है, कानून सूची क्या है, विवाह सूची क्या है, ये सब चीज़ें समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है। आपकी 3 प्रकार की सूची होती हैं। एक है आपकी संघ सूची, क्या है? एक है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है आपकी समवर्ती सूची। यहाँ पे इंडिया को चलाने के लिए कुछ विषयों को डिवाइड किया गया है। इस पर आपका जो कानून बनाती है वो सेंट्रल सरकार बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत आपकी स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें आपके दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो इन टॉपिक्स में इसको डिवाइड किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4। निम्नलिखित में से राज्य या संघ शासित क्षेत्र में एक साझा उच्च न्यायालय है? उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, कर्नाटक और केरल। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है, या फिर कह सकते हैं कि राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र है जिनका एक ही उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट एक ही है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का आपका एक ही हाई कोर्ट है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 3। पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति, राग रंजन समिति, प्रकाश सिंह समिति, होता समिति, या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पंचायतों का विकास करने के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम आपकी समिति कौन सी थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के बारे में समझ लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इसके गठन की अगर हम बात करते हैं तो गठन कब किया गया था? गठन किया गया था आपका 1957 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। अब इसके मॉडल की बात करते हैं कि कितने मॉडल की बात कही थी, तो इन्होंने 3 टायर मॉडल की बात कही थी। अब वो 3 टायर मॉडल क्या थे वो भी समझ लेते हैं। इन्होंने बोला था कि हम जो मॉडल लेकर आएंगे वो जिला लेवल पे होगा, दूसरा आपका ब्लॉक लेवल पर होगा और तीसरा आपका विलेज लेवल पर आपका मॉडल होगा। विलेज लेवल पे क्या होगा? विलेज लेवल पे होगी आपकी ग्राम पंचायत,
ब्लॉक लेवल पर होगी आपकी क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र समिति, जो भी आप नाम लीजिए वो भी आप याद कर सकते हैं। क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं और समिति भी कहते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं जिला की, तो यहाँ पर बोला गया था जिला पंचायत के बारे में। इन्होंने इस मॉडल का प्रतिपादन किया था, वही गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किया और वर्तमान में यही कंटिन्यूस किया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? कुल प्रजनन दर, क्रूड या असंशोधित जन्म दर, सामान्य प्रजनन दर, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो आपसे बोला जा रहा है सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मे वार्षिक लोगों की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन आपका बोला गया है। तो यहाँ पे जब जीवित शब्द आ जाता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2, क्रूड जन्म दर या अशोषित जन्म दर। ध्यान रखिएगा, जीवित बच्चों की जन्म दर पूछी गई है, जो कि जीवित शब्द आपका लगा हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की संरचनाओं को व्यवस्थित कीजिए। क्षोभमंडल, मध्यमंडल, सप्ताहमंडल, तापमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, समतापमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, समतापमंडल, मंडल, क्षोभमंडल, या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या है? यही है। यहाँ पर बोला गया कि वायुमंडल की संरचना आपकी क्या होगी। देखिए एक बार मैं इसको समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में। यहाँ बोला गया, मान के चलिए ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर जो आपका गैसों का मिश्रण होता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल को हमने कई परतों में डिवाइड किया था, जिसमें ये परतें इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन में भी पढ़ा चुका हूँ एक बार। यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो एक एक करके जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको याद होती हैं चीज़ें। यहाँ पे जो सबसे पहला मंडल होता है हम उसे क्या कहते हैं, ये भी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला मंडल होता है आपका क्षोभ मंडल। ध्यान रखिएगा, एक एक करके हम चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा होता है आपका समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, समताप मंडल। वहीं अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो वो होता है आपका मध्य मंडल, यानी मेसोट्रोपोस्फीयर, मध्य मंडल जिसे कहेंगे मेसोस्फीयर। चौथा जो होता है वो आता है आपका तापमंडल। अब यहाँ पर यही क्रम आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल में कौन सा क्रम होगा, तो देख लीजिए ऑप्शन में सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 1। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या फिर लक्षद्वीप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन 100% आने के चांस हैं। क्यों आने के चांस हैं? क्योंकि इनका जो नाम है वो ऐसा लग रहा है कि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित व्यक्ति हैं, और जो कि है भी है बिल्कुल। झांसी की रानी के नाम पर तो आपका यहाँ पे एक जिला भी है, झांसी है। तो क्वेश्चन में पूछा गया रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अंडमान और निकोबार द्वीपलैंड में ये आपका स्थित है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, याद करना ही करना है आपको। किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेत और दोमट मिट्टी का मिश्रण। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि किस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता रखती है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चिकनी मिट्टी। अब चिकनी मिट्टी ऐसा क्यों? मान के चलिए चिकनी मिट्टी है तो ऊपर से जब वो सूख जाती है तो उसके अंदर नमी रह जाती है, यह इसी कारण उसमें जो जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? कावेरी, महानदी, कृष्णा, नर्मदा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपका। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन सी नदी है वो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यानी मान के चलिए कि कुछ नदियाँ इस तरह से फ्लो करती हैं, लेकिन इनमें से कोई एक नदी है जो किस तरह फ्लो करती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। कावेरी नदी है आपकी कहाँ पर मिलती है? तो आप सभी को पता है कि सर ये तो तमिलनाडु में स्थित है,
दूसरी जो आपकी ये महानदी है ये आपकी मोस्टली उड़ीसा में इसका फ्लो होता है। कृष्णा नदी का मैक्सिमम फ्लो जो होता है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होता है। और जो नर्मदा नदी है उसका फ्लो होता है एमपी की तरफ से। तो ध्यान रखिएगा एक एक करके जब हम बात करते हैं कावेरी नदी की तो इस तरह से फ्लो करती है ये। महानदी की बात करते हैं यहाँ पर फ्लो करती है। कृष्णा नदी की बात करते हैं यहाँ फ्लो करती है। लेकिन इनमें से जो एक नदी है वो है आपकी नर्मदा, वो इस तरह से फ्लो करती है। मान के चलिए जो अमरकंटक है आपका एमपी में, वहाँ से इसका उद्गम आपका होता है। अमरकंटक से फ्लो करके ये कहाँ पर अपना पानी ड्रॉप करती है तो अरेबियन सी में करती है। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। जबकि आपकी महानदी कहाँ पर पानी ड्रॉप करती है तो ये करती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। उसी प्रकार आपकी जो है कृष्णा करती है और इसी प्रकार करती है आपकी कावेरी। मात्र एक ऐसी नदी है जो कि इन वर्तमान में जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें नर्मदा नदी अपना फ्लो करती है और पानी फैलाती है अपने अरेबियन सी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नर्मदा नदी का जो फ्लो है वो आपका वेस्ट की ओर है, पश्चिम की ओर है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य घरेलू सकल उत्पाद का कितना प्रतिशत रखा गया था। कुल मिला के डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अंतर्गत राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा गया था। 5.1%, 4.4%, 4.8%, 3.9% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4.4% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया था वर्ष 2025-26 के अंतर्गत। बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत अब कितनी वार्षिक आय तक आयकर यानी टैक्स नहीं देना होगा। 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स पार्ट का ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट किया था कि बजट 2025-26 के अंतर्गत कितनी इनकम पर वार्षिक आय होगी जबकि आपको कोई भी आयकर नहीं देना होगा, नो इनकम टैक्स होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 12 लाख रुपए तक। अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं और उससे अंडर में रहते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ध्यान रखिएगा ये जो है वो ईयरली है, एनुअली है। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 3। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हेतु कितने वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी थी। 4,500 करोड़, 10,000 करोड़, 6,520 करोड़, 8,200 करोड़ रुपए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगस्त 2025 से पूछा गया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कितने वित्तीय परिव्यय को मंजूरी प्रदान की गई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 6,520 करोड़ रुपए अनाउंसमेंट किए थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सतत विकास लक्ष्य 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है। गुणवत्ता शिक्षा, शून्य भुखमरी, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2 SDG 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है वो पहले समझते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, शून्य भुखमरी, नो हंगर, जीरो हंगर ध्यान रखना है। अब ये जो सतत विकास लक्ष्य है वो क्या है उस पर अगर हम बात कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। सतत विकास लक्ष्यों की परिकल्पना कब की गई थी और ये कहाँ से आए हैं, कब इनको डिसाइड किया गया था। तो इनको डिसाइड किया गया था 2015 में। कब तक प्राप्त कर लेना है तो 2030 तक हमने प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अंतर्गत आपके जो विज़न रखे गए थे, कितने रखे गए थे तो हमने 17 विज़न को डिसाइड किया था। जबकि इसके अंतर्गत 17 के अंतर्गत भी आपके 169 को हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था 2030 तक प्राप्त करने का। इसी तरह कितने रखे गए थे SDG 1, SDG 2, SDG 17 तक, जिनको हमें प्राप्त करना था 2030 तक। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अगर हम बात करते हैं वो SDG 4 दे रखा है, ये SDG 2 है।
लैंगिक समानता की जब बात करते हैं तो ये SDG आपका 10 में आता है, जबकि स्वच्छ जल और आपकी बात करते हैं तो SDG आपके 6 में आता है। सॉरी, आपका यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, ये 05 है, ये 06 में आता है। तो इसी तरह से आपको सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित चीज़ें देखनी है तो ऑलरेडी मैंने जो पर्यावरण वाला टॉपिक कराया है उसमें कंप्लीट वीडियो दे रखी है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। पूरा डिटेल वीडियो है, कहां से कितना आयोग आया था, किसने इसको एम्फसाइज किया था, इस चीज़ एक तरह की दे रखी है, उसमें आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आपका लिंक आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सकल प्राथमिक घाटे की परिकल्पना के लिए सही सूत्र है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो सकल प्राथमिक घाटे की परिकल्पना के लिए आपका सही सूत्र है, ये पूछा गया है। सकल राजकोषीय घाटा निवल ब्याज देनदारियाँ, सकल राजकोषीय घाटा देनदारियाँ निवल ब्याज, सकल राजकोषीय घाटा उधार राशियाँ ब्याज दर RBI से, सकल राजकोषीय घाटा या राशियों का ब्याज दर से उधार है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और इस तरह के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज देनदारियाँ। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन में माइनस का साइन मिसिंग है, तो आप उसे भी माइनस का साइन को मिसिंग वाले को आप लगा लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कब की गई। 24 फरवरी 2019, 12 सितंबर 2019, 2 अक्टूबर 2020, 14 जनवरी 2020। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लेखपाल 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत आपकी कब की गई है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 12 सितंबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। इस योजना की जो योग्यता है आपकी, ऐसी योग्यता है जिसमें आपके किसी किसान भाई की उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष है, वो अपना इसमें अकाउंट ओपन करके एक प्रीमियम राशि भुगतान कर सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि अगर आपकी उम्र 60 वर्ष के बाद हो जाती है, कितना है, 60 उम्र के पास हो जाती है, तो आपको प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। सांसद आदर्श ग्राम योजना किसकी जयंती पर और किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन है आपका, सांसद आदर्श ग्राम योजना किसकी जयंती पर और किस वर्ष आपकी प्रारंभ की गई है। महात्मा गांधी 2014, बाबू जगजीवन राम 2015, चौधरी चरण सिंह 2014, जयप्रकाश नारायण 2014। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा, जयप्रकाश नारायण की जयंती यानी 2014 में इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ पर आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना है, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत क्या किया गया था, क्या प्रावधान किए गए थे, उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर जो भी प्रत्येक आपका सांसद था उसके द्वारा क्या किया गया था, एक एक गांव को पहले गोद लिया गया था, एडॉप्ट किया गया था, लेकिन टारगेट रखा गया था कि 2019 तक प्रत्येक सांसद कम से कम 3 गाँव को एडॉप्ट करेगा और उसे गोद करेगा, क्या करेगा, और उसके अंतर्गत अपनी देखरेख में डेवलपमेंट का कार्य करेगा। इसी के साथ साथ बाद में और इसको बढ़ा दिया गया। 2024 की अगर हम बात करते हैं तो 24 तक आपके 8 गाँव की बात कही गई थी। इसी तरह से इसके लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। तो सही आंसर क्या होगा कि इसकी जयंती और कब स्टार्ट की गई है, ऑप्शन नंबर 4 होगा, जयप्रकाश नारायण 2014। भारत का पहला किसान उत्पादक संगठन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र।
तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला किसान उत्पादक संगठन FPO फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन से राज्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश में भी इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई थी, उस जिले का भी नाम याद कर लीजिएगा। वाराणसी जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मिशन वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिला को वित्तीय सहायता देना, बालिका जन्म को बढ़ावा देना, शिशु स्तनपान को बढ़ावा देना, भारत में हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन की सुनिश्चित करना। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, वात्सल्य मिशन से संबंधित पहले भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 4, भारत में हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन को सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पहले भी इस तरह से पूछे जा चुके हैं। सितंबर 2017 में शुरू की गई सौभाग्य योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऊर्जा क्षेत्र से, महिला एवं बाल विकास से, कृषि क्षेत्र से, उद्योग से, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो आपकी सौभाग्य योजना है उसका संबंध कौन से क्षेत्र से है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर 1, सौर ऊर्जा क्षेत्र से इसका संबंधित है। यहाँ पर और भी देख लीजिए, सौभाग्य योजना कब प्रारंभ की गई है? सितंबर 2017 में प्रारंभ की गई है। इसे भी आप लर्न कर लेंगे। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए थे, ध्यान रखना है, मोर इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पहले भी आपका आ चुका है। इसके अंतर्गत ऐसी फैमिली जो आपकी पुअर कैटेगरी में आती हैं, ध्यान रखिएगा, पुअर फैमिलीज़ को इसके अंतर्गत क्या किया गया था? 500 रुपये के साथ साथ उनको इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसका उद्देश्य था ये। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। बीकानेर, फ्रेंच गुयाना, कैप कैनेडी, श्रीहरिकोटा से। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, लेकिन कहाँ से? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1, बीकानेर से आपका पहला सैटेलाइट छोड़ा गया था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2025 में चर्चा में रही अलकनंदा आकाशगंगा की खोज किस अंतरिक्ष दूरबीन की मदद से की गई? एस्ट्रोमेट, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप, स्विट्जर टेलीस्कोप। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स है। चर्चा में रही अलकनंदा आकाशगंगा, देखिए ये आपकी एक आकाशगंगा है जिसका नाम अलकनंदा है, उसकी खोज की गई, लेकिन किस अंतरिक्ष दूरबीन की सहायता से उसकी खोज की गई है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा इसकी खोज की गई है। किस भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनी के विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? अग्निकुल, कॉस्मोस, स्काईरूट एरोस्पेस, पिक्सल या फिर वेल्ट्रेक्स। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि क्या कि भारत की पहली निजी अंतरिक्ष स्पेस कंपनी के द्वारा विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। वो कंपनी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, स्काईरूट एरोस्पेस के आपका अनावरण किया गया है मोदी जी के द्वारा। ये कहाँ पर स्थित है ये भी आपको लर्न करना है, हेडक्वार्टर इसका लर्न करना है। तो ये आपकी स्थित है हैदराबाद में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2।
नाविक का फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विदाउट इंटरनेशनल कंट्रोल, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नेविगेशन विद इंडियन कोस्टल, नेविगेशन विद इंडियन कोऑपरेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपकी प्रणाली है नाविक, उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, इम्पोर्टेंट है। इससे यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आपके आ चुके हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, जो कि आपको उनको लर्न करना ही करना है। यहाँ पर आपकी नाविक का फुल फॉर्म पूछा गया, वो होती है आपकी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। गैलीलियो परियोजना क्या है? देखिए, एक आपकी परियोजना है जिसका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो का नाम अक्सर करके आपने सुना होगा और उसी पर इनकी बेस्ड है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित मिसाइल परीक्षण का एक अंतर्देशीय कार्यक्रम है। कनाडा के सहयोग से भारत द्वारा विकसित एक परियोजना है। जापान द्वारा विकसित की जा रही पर्यावरण संरक्षण परियोजना है। यूरोपीय संघ द्वारा विकसित की जा रही एक बहु उपग्रह संचालन परियोजना है। अब ये गैलीलियो क्या है, इसके बारे में आपका पूछा गया है, तो सही आंसर इसका क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4, यूरोपीय संघ द्वारा विकसित की जा रही एक बहु उपग्रह संचालन परियोजना है। किसके द्वारा संचालित की जा रही है? तो यूरोपीय संघ के द्वारा इसे संचालित की जा रही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। नवंबर 2025 में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ चुका है कई डिफरेंट एग्जाम में। नवंबर 2025 की बात की जा रही है। शहीद वीर नारायण स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़ राज्य में इसे बनाया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया था? तो नवंबर 2025 में ही इसका उद्घाटन जो किया गया था, आपके माननीय प्रधानमंत्री PM मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये चीज़ें भी आपको लर्न करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 का प्रकाशन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा किया गया? रेड क्रॉस, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर यूनिसेफ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए किसके बारे में पूछा गया है? तो वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 का प्रकाशन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2025 गाजा पीस समिट जो गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए आयोजित किया गया था, वर्ष 2025 में कहाँ हुआ था? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है गाजा पीस से संबंधित। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इजमिर, टेल अवीव, शर्म एल शेख या फिर ओटावा। यानी इसका जो उद्देश्य है गाजा पीस का, आपने गाजा पीस के बारे में कई बार सुना होगा। ये फ़िलिस्तीन और आपका जो इजराइल के बीच में संघर्ष हुआ था, वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है गाजा पीस समिट का। ये जो गाजा पीस समिट है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शर्म ए शेख में इसका आयोजन किया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है, ये स्थित है आपके मिस्र में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। वर्ष 2025 में समाचार में चर्चा में आया राक्चम चिटकुल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुल मिला के आपको याद करना है कि राक्चम चिटकुल वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में आपका स्थित है। अब ये किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है वो भी आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये संरक्षण के लिए जाना जाता है जो आपके हिम तेंदुआ होते हैं उनके लिए जाना जाता है, और जो आपके हिमालय आइवैक्स होते हैं, ध्यान रखना है,
हिमालय जो आइवैक्स होते हैं उनको भी ये आपका संरक्षण प्रदान करता है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3। वर्ष 2025 में मछली मेले के कारण निंगोल चोकोवा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, नागालैंड। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2025 में मछली मेले के कारण निंगोल चोकोवा त्योहार मनाया जाता है, लेकिन कौन से राज्य में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसे हम मणिपुर राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है। ये किसके द्वारा मनाया जाता है, कौन सी जनजाति मनाती है? तो आप सभी को पता है मणिपुर में अधिकतम जनजाति मेतेई जनजाति है। ध्यान रखिएगा, मेतेई जनजाति के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन क्रेडिट की अवधारणा का संबंध कैसे है? वनों की कटाई को रोकना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना, ओजोन परत का संरक्षण करना, नवीकरणीय ऊर्जा की सब्सिडी। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है कार्बन क्रेडिट से संबंध है, इसकी अवधारणा किससे है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करना आपके क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। जब हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की, तो ये कहाँ से संबंधित है, कब लाया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1997 की बात की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मिनमाता रोग किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? सीसा, पारा, कैडमियम या फिर आर्सेनिक। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोला गया है कि जो आपका मिनीमाता रोग है वो किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पारा या मरकरी धातु के कारण ये रोग होता है। अब ये जो रोग है मिनीमाता किस अंग से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ध्यान रखना है, ये आपका नर्वस सिस्टम से संबंधित एक रोग है। ये चीज़ें भी आपको लर्न करनी है। दूसरा और क्या लर्न करना है इसके अंतर्गत, इसकी खोज कहाँ पर की गई थी? इसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी आपके जापान में। ये चीज़ें भी लर्न करनी है। जापान में 1956 में इसकी खोज की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्य कार्य क्या है? प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाना, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण करना, मौसम का पूर्वानुमान लगाना, आपदा के दौरान सेना को आदेश देना। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की बात की जा रही है कि जो नेशनल यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्य कार्य आपसे पूछा गया है। कुल मिला के बात 100 बात की एक है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो मुख्य कार्य क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास और क्षमता का निर्माण करना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। और आपदा प्रबंधन तो आपके लिए 10 नंबर का है, तो वो तो आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविक आपदा नहीं है? कोविड-19, टिड्डी दल का हमला, बर्ड फ्लू या फिर हिमस्खलन। देखिए बायोलॉजिकल डिजास्टर के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जैविक आपदा नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हिमस्खलन। क्योंकि जो आपका हिमस्खलन होता है वो आपकी आइस का स्लाइडन होता है, यानी जो आपका हिमालय पर आइस होती है, बर्फ़ जो होती है वो जब खिसकती है उसको हम कहते हैं हिमस्खलन। तो इसका संबंध इससे कोई लेना देना नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? पोटेशियम साइनाइड, एथाइल साइनोनेट, मेथाइल आइसोसाइनाइड या फिर फॉजीन। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट गैस है आपकी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का
रिसाव हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 मिथाइल आइसोसाइनेट। ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित फैक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कई बार पहले भी पूछे गए हैं। यहाँ पर एक कंपनी का नाम लर्न कर लीजिएगा, यूनियन कार्बाइड। क्या कंपनी का नाम है? यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी है। उसमें आपका ये रिसाव हुआ था 1984 ईस्वी में। ये कहाँ पर स्थित थी पहले? ये स्थिति आपके भोपाल यानी एमपी में ये घटना घटित हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कॉलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत किस देश में की गई थी? अमेरिका, जापान, भारत या फिर फ्रांस? इम्पोर्टेंट है CDRI, इसकी फुल फॉर्म भी आप लर्न कर लीजिएगा कि CDRI की शुरुआत कौन से देश में सबसे पहले की गई है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 3, भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो सितंबर 2019 में भारत में के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इटाई या फिर हेपेटाइटिस? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण बच्चों में, खास करके बच्चों में कौन सा रोग होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है बच्चों में। किसकी अधिकता के कारण? नाइट्रेट की अधिकता के कारण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 2। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का आयोजन किस शहर में किया गया था? रियो डी जेनेरियो, जोहान्सबर्ग, स्टॉकहोम, पेरिस? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन की शुरुआत 1992 में की गई थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से शहर में आयोजन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रियो डी जेनेरियो में इसकी शुरुआत की गई थी और वहीं पर इसको आयोजित किया गया था। इसी के अंतर्गत इसे हम क्या कहते हैं? एजेंडा 21 की घोषणा भी की गई थी। ये चीज़ें भी याद रखनी है, एजेंडा 21 के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना, ब्राज़ील का आपका एक शहर है। प्रवाल विरंजन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? समुद्री जल के तापमान में वृद्धि, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना, जहाज़ों का आवागमन? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रवाल विरंजन की बात कर रहे हैं कि इसका प्रमुख कारण आपका क्या है? यह तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समुद्री जल के तापमान में वृद्धि करना प्रवाल विरंजन का सबसे प्रमुख कारण आपका माना जाता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ओजोन लेयर होती है वायुमंडल की कौन सी परत में आपकी पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, समताप मंडल में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। अब ओजोन लेयर के बारे में समझ लीजिए, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो O3 होता है। ये हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये प्रोटेक्ट करती है हमें UV रेज से, यानी जिसे हम अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, वो चीज़ भी आप लर्न कर लीजिएगा। अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें ये प्रोटेक्ट हमें करती हैं, जिसे हम परावैंगनी किरण भी कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। परावैंगनी किरण भी कहते हैं इनको हम। परावैंगनी किरण के कारण कौन सा रोग हो सकता है? तो ध्यान रखना है, स्किन कैंसर के लिए ये जिम्मेदार होती हैं। तो सही आंसर इस प्रकार है ऑप्शन नंबर 1। पंच कार्ड का उपयोग कंप्यूटर की किस प्रणाली में या प्राथमिक इनपुट के रूप में किया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? यहाँ पे कुल मिला के क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो पंच कार्ड है उसका उपयोग कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में, कौन सी पीढ़ी में इसका उपयोग किया गया था। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें पूछी गई हैं
वो आपसे पहले भी पूछे जाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा इसका आपको पता लगाना था। यहाँ पर बोला गया है जो पंच कार्ड है उसका प्रयोग सबसे पहले कौन सी पीढ़ी में किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहली पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था। पहली पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो ध्यान रखना है पहली पीढ़ी की शुरुआत 1944 ईस्वी से मानी जाती है, जिसके अंतर्गत वैक्यूम ट्यूब का भी प्रयोग किया गया था। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। ये बात है आपकी फर्स्ट जनरेशन की। सूचना प्रौद्योगिकी में क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या होता है। स्थानीय हार्डवेयर का उपयोग करना, इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना, केवल डाटा स्टोर करना, केवल सॉफ्टवेयर बनाना। इम्पोर्टेंट है, कई बार आपने सुना भी, इस शब्दों से परिचित भी होंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या होता है। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूछा जाता है, कंप्यूटर में ये पूछा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा इसमें, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 2, इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना इसका उपयोग होता है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। डेटा का स्थायी भंडारण सुनिश्चित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जिम्मेदार है। कुल मिला के यहाँ पर पूछा गया है कि जो डेटा होता है उसका भंडार करना यानी स्टोर करना है, उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आपका जिम्मेदार होता है। कंपाइलर, वर्ड प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आपका जो डाटा स्टोर करने के लिए जो आपका जिम्मेदार होता है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसे हम DVMS भी कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 4। एक स्कैनर किस प्रकार के डाटा को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। ध्वनि, टेक्स्ट और छवि, केवल वीडियो, केवल बाइनरी कोड। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है इम्पोर्टेंट है। क्या बोला गया कि एक स्कैनर किस प्रकार के डाटा को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। टेक्स्ट और छवि, यानी आपकी जो टेक्स्ट होते हैं और जो इमेज होती है उनको ये क्या करता है, सेव करता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2। पिक्सेल क्या होता है। कंप्यूटर की गति, स्क्रीन पर सबसे छोटा प्रदर्शन योग्य बिंदु, प्रिंटर की गति, मेमोरी का आकार। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो पिक्सल होता है उसे हम क्या कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्क्रीन पर एक सबसे छोटा प्रदर्शन करने वाला बिंदु, यानी इस तरह के कोई भी चीज़ बनी होती है वो पिक्सल से मिलकर बनी होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेजों को सुरक्षित रूप से ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाता है। HTTP, HTTPS, FTP या फिर TCP। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका BPO 2025 में पूछा गया है। अगर किसी भी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है तो उस तरह के उनको प्रोटोकॉल के बारे में पता होगा। कौन सा प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है जो वेब पेजों को सुरक्षित रखने में, ट्रांसफ़र करने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर आपका 2, HTTPS का प्रयोग आपका किया जाता है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है इसकी फुल फॉर्म, आप उसको भी लर्न कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए, जब चीज़ों को आपको अगर उनकी फुल फॉर्म पता होती है तो आप इजीली उस चीज़ को कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपसे बोल दिया गया है। देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात की गई है जिसे वो सिक्योर करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
एक ईमेल में कार्बन कॉपी फील्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? मुख्य प्राप्तकर्ता को मेल भेजना, मेल की गोपनीयता को बनाए रखना, यह दर्शाना कि यह मेल अन्य लोगों को भी भेजा गया है, मेल को डिलीट करना। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा ईमेल के बारे में, उसमें एक ऑप्शन आता है सीसी करके, कार्बन कॉपी वाला ऑप्शन आता है। वहाँ पर एक ऑप्शन होता है सीसी और एक ऑप्शन होता है आपका बीसीसी। कुल मिला के पूछा गया कि जो सीसी वाला ऑप्शन है उसका प्रयोग आपका क्यों किया जाता है? तो सही आंसर इसमें है ऑप्शन नंबर 3, यह दर्शाना कि ये मेल आपका अन्य लोगों को भी भेजा गया है। अर्थात एक से अधिक लोगों को जो मेल भेजा जाता है उसमें आपका सीसी का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर पर डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल प्रोसेसिंग इंटरफेस, डाटा प्रिंटिंग इंटीग्रेटेड, डॉट्स पर इंच, डिवाइस प्रोटोकॉल इंटरफेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, कोई भी जो आपका प्रिंटर होता है वो डीटीआई फॉर्म में ही आपका प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग होता है या जिसका अर्थ होता है डॉट्स पर इंच। अर्थात 1 इंच में कितने डॉट्स हैं वो आपका कहलाता है डीपीआई। ध्यान रखिएगा, जितना अधिक डीपीआई होगा उतनी इमेज और टेक्स्ट अच्छा आएगा, जिसे आप रेजोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। एमएस वर्ड में सामग्री की सूची बनाने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर, स्टाइल, वर्ड आर्ट, या फिर मैक्रोस। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से जो आपका वर्ड प्रोग्राम है, यानी जो आपका क्या है एमएस वर्ड है, उसमें सूची बनाने के लिए कौन से फीचर का आपका प्रयोग किया जाता है? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आपके आ चुके हैं। अगर आपको यहाँ पर अच्छा सा सूची बनानी है तो आप यूज करते हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का स्टाइल का आप प्रयोग करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। एमएस एक्सेल में फ़िल्टरिंग का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, आपने एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत या सुना होगा। उसमें एक ऑप्शन आता है फ़िल्टरिंग। उसका उद्देश्य क्या होता है? डेटा को सॉर्ट करना, केवल कुछ मानदंडों को पूरा करने वाले डेटा को प्रदर्शित करना, डेटा को जोड़ना, डेटा को डिलीट करना। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या होगा? आपसे उसको इम्पोर्टेंट है, उसको आपको लर्न करना है। फ़िल्टरिंग का उपयोग हम बहुत सारा जब डाटा होते हैं और उससे हमें सिलेक्टिव डाटा को सिलेक्ट करना होता है जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, उसके लिए फ़िल्टरिंग का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। किस ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन सोर्स के रूप में जाना जाता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस, लिनक्स, या फिर आईओएस। यहाँ पर बोला गया है, देखिए 2 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक ओपन सोर्स और आपके बंद सोर्स यानी क्लोज्ड सोर्स। क्वेश्चन पूछा गया कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ट्रेडिंग का शब्द का उपयोग होता है, या कुल मिला के सीधा सीधा यहाँ पर पूछा गया है, जो आप सोशल नेटवर्किंग करते हैं उसके अंतर्गत एक शब्द आता है ट्रेडिंग, उसका सही अर्थ क्या होता है? सबसे पुराने पोस्ट, वर्तमान में सबसे अधिक लोकप्रिय और चर्चित विषय, केवल राजनीतिक पोस्ट, सबसे कम लाइक्स करने वाला पोस्ट। जो आपका ट्रेंडिंग शब्द होता है वो है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 2। आपने अक्सर करके सुना होगा कि कौन सी चीज़ मार्केट में ट्रेंड कर रही है, या फिर ट्रेंडिंग शब्द का प्रयोग आपने सुना होगा किसके लिए होता है? जो वर्तमान में अधिक लोकप्रिय और चर्चा का विषय बना हुआ हो। जैसे अगर मैं आज के ट्रेंड की बात करूं कि आज का ट्रेंड क्या चल रहा है और ट्रेंडिंग में आपका है क्या सोशल नेटवर्किंग में, तो आप सभी को पता है ट्रेंडिंग में है वो है पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, वो आज के समय आपका ट्रेंड कर रहा है। इसी प्रकार आपके तमिलनाडु का जो रिजल्ट आया है उसमें भी आपका ट्रेंडिंग कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे विजय थालापति की विजय हुई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वह शाखा जो मानव मस्तिष्क की संरचना से प्रेरित न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करती है क्या कहलाती है? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए एआई से क्वेश्चन पूछा गया। जैसा कि आपको पता होगा कि हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं एआई को। उसकी वह शाखा जो मानव मस्तिष्क संरचना से प्रेरित न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करती है क्या कहलाती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2, डीप लर्निंग कहलाती है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? गति, डाटा की गति बढ़ाना, अनधिकृत नेटवर्क की पहुंच को रोकना, फाइल डिलीट करना, वायरस बनाना। कुल मिला के यह कि जो आप साइबर सिक्योरिटी में पढ़ते हैं फायरवॉल क्या होती है और उसका उद्देश्य क्या होता है, तो सही आंसर होता है अनधिकृत डाटा या नेटवर्क को अपनी तरफ से पहुंच को रोकना। कुल मिला के ये है कि अगर कोई आप पर अटैक करता है, वायरस वगैरह भेजता है या फिर कुछ भी करता है, तो आपको उसको प्रोटेक्ट करती है आपकी फायरवॉल। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या की कुल कितना प्रतिशत है? 17.49%, 16.51%, 14.69%, 15.62% या फिर इनमें से कोई नहीं। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, कहाँ पर? प्रदेश की जनसंख्या। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 2। कुल टोटल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 16.51% है ऑल ओवर इंडिया के। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सबसे अधिक जनसंख्या वाले अगर राज्यों की बात की जाती है तो उसमें सबसे पहले आता है यूपी, दूसरा आता है आपका महाराष्ट्र, इस क्रम को भी आप लर्न कर लीजिएगा, और तीसरा आता है आपका बिहार। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरातत्व से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? मेजा, कोल्डियावा, करचना या फिर जैसा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरातत्व स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कोल्ड हवा से आपके धान के साक्ष्य मिले हैं। ये कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ आपको लर्न करनी है और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका प्रयागराज में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अयोध्या अभिलेख किसने प्रचलित करवाया था? रामचंद्र ने, फूलपुर ने, रामपाल ने, पुलकेशिन ने या फिर धनदेव ने। यहाँ पर अयोध्या का शिलालेख आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर किससे संबंधित है, क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे ये बोला गया है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5, धनदेव से संबंधित है ये क्वेश्चन। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 5। मध्य पाषाणिक युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं संकिसा से, श्रावस्ती, सराय नाहर राय से, कौशाम्बी से। तो मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिले हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सराय नाहर राय से मिले हैं। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना, ये आपके प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला है? हापुड़, मैनपुरी, गाजियाबाद या फिर बस्ती। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वाला जिला कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर 1, हापुड़ है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला। कितना एरिया है इसका, तो मात्र 660 वर्ग किलोमीटर एरिया है। तो ये आपका स्मॉलेस्ट आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जबकि लार्जेस्ट अगर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं तो वो कौन सा है, तो वो है आपका लखीमपुर खीरी इन टर्म्स ऑफ आपका पॉपुलेशन।
ये चीज़ें भी आपको लर्न करनी है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मेरठ, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से जिले में आपका स्थित है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3, ये आपका लखीमपुर खीरी जिले में आपका स्थित है। अब इसके बारे में हम क्या क्या बातें जो लर्न करनी है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले होती है कि इसे राष्ट्रीय दर्जा कब आपका प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1977 ईस्वी में इसे नेशनल टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यानी नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया जिसमें आपके संरक्षण प्रदान किया गया है टाइगर्स का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 1857 की क्रांति में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था, यानी कुल मिला के पूछा है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उसे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा आपका हुआ था? अवध और बुंदेलखंड, वाराणसी और गोरखपुर, मेरठ और इलाहाबाद, बरेली और आगरा। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, अवध और बुंदेलखंड सबसे प्रभावित क्षेत्र आपका हुआ था। अब 1857 की क्रांति की बात करते हैं जिसकी शुरुआत हुई थी आपकी 10 मई 1857 को। कहाँ से की गई थी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपके मेरठ जिला से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, जॉर्ज यूले, सरोजिनी नायडू या फिर बाल गंगाधर तिलक। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे लर्न करने हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इलाहाबाद अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की है जॉर्ज यूले ने। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2। अब याद क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो आपका अधिवेशन हुआ है वो हुआ है 1888 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा जॉर्ज यूले आपके फर्स्ट यूरोपियन व्यक्ति हैं। कौन है? फर्स्ट यूरोपियन व्यक्ति हैं जिन्होंने INC की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इम्पोर्टेंट है, एक एक करके सभी के बारे में देखेंगे यहाँ पर। काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, असहयोग आंदोलन के दौरान इसकी स्थापना की गई है। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है और कब की गई है और कहाँ पर आपकी की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसकी जो काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई है वो आपके वाराणसी शहर में की गई थी। नंबर 1, कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई है 10 फरवरी 1921 को। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई है बाबू शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। अब ये जो अलग आंदोलन दे रखे हैं उनके बारे में भी देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1930 में हुई थी। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। व्यक्तिगत अगर सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका अलग अलग डिफरेंट टाइम पर हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चोरी चोरा की घटना कब घटित हुई थी? 1922, 1921, 1920 या 1923। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है और बोला गया कि चोरी चोरा की घटना कब घटित हुई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 1 है। 1922 ईस्वी में इसकी घटना घटित हुई है। अब देखिए यहाँ पर क्या घटित हुआ है। तो यहाँ पर आपकी 4 फरवरी 1922 ईस्वी को ये घटना घटित हुई थी। कौन से ज़िले में? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में ये घटना घटित हुई थी। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? इसके अंतर्गत आपकी एक पुलिस स्टेशन पर जिसमें आपके 22 पुलिस वाले
जो 22 पुलिसमैन थे उनको जिंदा जला दिया गया था, अर्थात कह सकते हैं कि उसमें आग लगा दी गई थी। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, चोरा चोरी की घटना कहते हैं। 1922 ईस्वी में ये घटित हुई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने आयोजित किया था? सत्यवक्त ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने। अब देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या पूछा गया उस पर देखते हैं। सीपीआई यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? कानपुर में। लेकिन किसके द्वारा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, सत्यवक्त के द्वारा। कब कराया गया था ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 1925 ईस्वी आप याद रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 1। काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई थी? 6 अगस्त 1923, 9 अगस्त 1928, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1931। यहाँ पर काकोरी केस की संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। काकोरी ट्रेन डकैती की बात की गई है, एक्शन की बात की गई है, ये घटित हुई है घटना ऑप्शन नंबर 3 में 9 अगस्त 1925 ईस्वी को ये घटना घटित हुई थी। अब ये घटना क्या है, इससे संबंधित फैक्ट क्या है, एक एक करके उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, एक ट्रेन जा रही है, वो ट्रेन जा रही है आपके सहारनपुर से लखनऊ के लिए। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। कहाँ से जा रही है? सहारनपुर से लखनऊ के लिए आपकी एक ट्रेन उस समय जा रही थी जिसका नाम था आपका 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन नामक एक जा रही थी सहारनपुर से कहाँ के लिए? लखनऊ के लिए। तो HRA यानी आपके HRA के कुछ लोगों ने, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया था, क्रांतिकारियों ने इस पैसेंजर ट्रेन को लूट लिया था। क्या कर लिया था? लूट लिया था। ये चीज़ें हमेशा के लिए याद रखिएगा और इसी घटना को बोलते हैं काकोरी ट्रेन डकैती। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रदेश के राज्य पुष्प का क्या नाम है? कमल, वाटर लिली, गुलाब या फिर पलाश? तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई नामों से ये जाना जाता है और क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि प्रदेश का राज्य पुष्प का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पलाश कहते हैं। और इस पलाश को हम किस किस नाम से जानते हैं, कौन कौन से नाम से ये आता है, वो भी आप लर्न कर लीजिएगा। इसे हम जानते हैं टेसू के नाम से, कई बार ये पूछा गया है टेसू, या फिर उसे हम जानते हैं डाक के नाम से। ध्यान रखना है, साइंटिफिक नाम भी कभी कभी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन साइंटिफिक नाम से भी आपका बोला जा सकता है। इसे बोलते हैं, हम इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, बूटिया, मोनोस्पर्मा। ये चीज़ आपको लर्न करनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? शिवालिक, रोहिलखंड, विंध्याचल या फिर बुंदेलखंड? यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा क्षेत्र है जो प्रदेश आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से मिलकर निर्मित आपका हुआ है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4, बुंदेलखंड क्षेत्र आपका आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से मिलकर बना है। देखिए यहाँ पे अगर मैं रफली क्षेत्र यूपी का बनाता हूँ तो इसे कहते हैं, और यहाँ पर आप इस जो आपका क्षेत्र है उसे बुंदेलखंड आपका क्षेत्र कहलाता है। ये जो साउथ वाला क्षेत्र है उसे हम बुंदेलखंड का क्षेत्र कहते हैं। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठार के बाग के अंतर्गत नहीं आता? जालौन, आगरा, हमीरपुर या फिर झांसी? ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रदेश का कौन सा जिला दक्षिण पठार के अंतर्गत नहीं आता है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2, आगरा जिला है जो आपके दक्षिण के पठार के अंतर्गत आपका नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ज़िले आपके दक्षिणी पठार के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने मैप बना लिया है यूपी का। ये जो क्षेत्र है ना वो दक्षिणी पठार क्षेत्र कहलाता है आपका, ये वाला।
अब यहाँ पर कौन कौन से ज़िले आते हैं उनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो जालौन से ही आपका होता है, जालौन है। जालौन के बाद आपका हमीरपुर आता है, हमीरपुर के बाद आता है आपका झांसी है, और झांसी के ही बगल में आपका है ललितपुर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। इसके बाद आता है आपका बांदा जो कि कालिंदी जिले के लिए जाना जाता है। चित्रकूट आता है क्योंकि ये आपका प्राचीन आपका भौगोलिक चीज़ें से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आता है आपका महोबा। तो इनको आप लर्न कर लीजिएगा, दक्षिणी पठार क्षेत्र में आपके पढ़ते हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग की प्रतिशत जनसंख्या कितनी है? 12.92%, 11.98%, 15.41%, 13.66%। अब देखिए यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से 6 वर्ग की आयु के लोगों की जनसंख्या आपसे पूछी गई है कि कितने प्रतिशत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 15.41% है आपकी उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर गाजियाबाद। जनगणना 2011 की बात की जा रही है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गाजियाबाद। अब देखिए जनघनत्व क्या होता है, इस चीज़ की हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका। जनघनत्व होता है लोगों की संख्या, यानी लोग कितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं, लोगों की संख्या कितने वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की जनसंख्या आपके कहलाती है जनघनत्व। ये आपका सर्वाधिक है किसका? गाजियाबाद का। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, इम्पोर्टेंट है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ कि उसकी डेंसिटी कितनी है, तो ध्यान रखना है 829 वर्ग पर किलोमीटर एरिया में लोग निवास करते हैं। ये तो हो गया आपका मैक्सिमम, जबकि सबसे कम किसका है अर्थात मिनिमम किस ज़िले का है, तो ध्यान रखना है मिनिमम है आपके ललितपुर ज़िले का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। प्रदेश की जलोढ़ मृदा किस रसायन की प्रचुरता रहती है? पोटास एवं चूना, मैग्नीज एवं सल्फर, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया कि जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें किस रसायन की प्रचुरता रहती है, प्रचुर मात्रा में आपका पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पोटास और चूना की इसके अंतर्गत आपकी सबसे ज़्यादा क्या रहती है, उपस्थिति रहती है। लेकिन कमी कौन सी चीज़ की रहती है? कमी वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कमी रहती है आपकी नाइट्रोजन की, कमी रहती है आपके फॉस्फोरस की, तो यहाँ पर कमी रहती है आपके किसकी? फास्फोरस की भी आपकी कमी रहती है। ये चीज़ें भी लर्न करेंगे। और दूसरी कमी रहती है आपकी ह्यूमस की। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? इटावा, गोरखपुर, फर्रुखाबाद या फिर मेरठ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अवनालिका अपरदन से अक्सर करके यूपी की कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पूछे जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, इटावा जिला है वो अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक आपका प्रभावित है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवनालिका अपरदन के लिए कौन सी नदी जिम्मेदार है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाती है वो है आपकी चंबल रिवर। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। लखवाड़ा परियोजना से निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरपुर या फिर रामपुर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया है कि लखवाड़ा परियोजना से संबंधित कौन सा जो प्रदेश है जिला का लाभान्वित नहीं होता है, इस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं होता है।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रामपुर जिला इस योजना से आपका लाभान्वित नहीं होता है। सही आंसर है इसका है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? हरिद्वार, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर। यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे पर आपका बसा हुआ नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, लखनऊ। जो राज्य की राजधानी है वो गंगा नदी पर आपका बसा नहीं है, क्योंकि ये जो जिस नदी पर बसा हुआ है वो है आपकी गोमती रिवर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। जबकि हरिद्वार आपका गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है और ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। वाराणसी भी गंगा नदी पर और कानपुर भी गंगा नदी पर आपके बसे हुए शहर हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2, लखनऊ। तो इस प्रकार आज के हमारे 80 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ध्यान रखिएगा, आज आपकी 5 तारीख होती है, मात्र आपके पास 15 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 मई 2026 को कंडक्ट कराया जाना है। ध्यान रखिएगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन भी सुन लीजिए, यहाँ पर आपकी जो फीस कटती है, ध्यान रखना है। लेखपाल के जो मेंस पेपर आपका होना है, एग्ज़ाम होना है, उसके लिए फ़ीस काटने का ऑप्शन ऑलरेडी आपका ओपन हो चुका है। ध्यान रखिएगा, जाकर आप अपनी लोग फ़ीस काट लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है करंट अफेयर्स, क्योंकि 20 नंबर की तो आनी ही आनी है उत्तर प्रदेश, तो उससे संबंधित कंप्लीट 2025 ध्यान रखना है, कंप्लीट है आपकी। कंप्लीट 2025 के साथ साथ आपकी जनवरी से लेकर अप्रैल 2026 4 महीने की ऑलरेडी करंट अफेयर्स चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे जाकर भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए हमने जो आपका एनवायरनमेंट से संबंधित आपके 10 नंबर का पोर्शन आना है, उससे संबंधित आपकी 20 वीडियोस लगभग आपके चैनल पर उपलब्ध हैं, जिसमें आपके MCQ और PYQ कंप्लीट कराए गए हैं। उस सीरीज को भी जाकर देख सकते हैं। यह सीरीज का आपका 9th वीडियो है, ध्यान रखिएगा। जबकि आपका एग्ज़ाम ओवर होने से पहले आपके 20 वीडियोस का हमारा टारगेट है, जिससे कि आपको रिवीजन करा सकें और किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं उनको भी हम आपके सामने समक्ष रख सकें। तो उन सब के लिए जो नोटिफिकेशन आना है वो आपका जब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तब आपका जाकर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। तो ध्यान रखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितने से ज़्यादा लोग हैं उनके साथ शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। उसका कोई आपसे पैसा नहीं लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि वेल नोटिफिकेशन भी आपको ईजिली प्राप्त हो सके। ध्यान रखना है, आज का ये 9वां वीडियो है आपका। ऐसे आने वाले समय में 11 वीडियोज़ और चैनल पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ आपके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपके जो लेखपाल से संबंधित है, उनसे संबंधित वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट है पंचायत टॉपिक ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, जाकर आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।